हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसका हम लोग पोर्शन में डिस्कशन करेंगे आर्ट एंड कल्चर का पहले। ठीक है, तो संस्कृति में पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कुतुब शाही स्थापत्य कला। ठीक है, कुतुब शाही स्थापत्य कला ये सुर्खियों में क्यों है और यूपीएससी में क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है, बस यही से ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर पढ़ना है मतलब पूरा डिटेल्स तो ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ डिस्कशन वही करेंगे जो यूपीएससी का प्रीलिम्स में आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है अभी। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों है पहले देखते हैं। कुतुब शाही स्थापत्य कला। ठीक है, कुतुब शाही स्थापत्य कला। अब इसके बाद देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में गोलकुंडा या फिर गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे की स्थिति बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए सुर्खियों में है। इसका अन्य संबंधित तथ्य इसके बारे में अगर जानना है यदि ज़्यादा विस्तार से, तो ये सब को आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे जो प्रीलिम्स में आ सकता है, आने की चांसेस है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। इस सब को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में। कुतुब शाही स्थापत्य कला में जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, इस तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। गोलकुंडा किला और कुतुब शाही मकबरा, चार मीनार आदि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में स्थापित की गई है या फिर स्थित है। ठीक है, ये सभी ऐतिहासिक स्थल कुतुब शाही राजवंश की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट प्रतीक है। मतलब कुतुब शाही स्थापत्य कला में ही यह सब राजवंश में ही इस स्थापत्य कला का विकास हुआ है। ठीक है, या फिर स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला जो देखते हैं, अगला क्या है? कुतुब शाही स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, कुतुब शाही स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता। तो प्रमुख विशेषता में हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, बस ओनली वो पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना है। तो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनार का प्रयोग किया गया है। देखिए, गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ यूपीएससी इस तरह खेल सकती है कि मीनारों के स्थान पर गुंबदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखना है क्या? गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा यहीं पे। मीनारों के स्थान सॉरी इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इमारतों पर किया गया अलंकरण। ठीक है, अंकरण अलंकरण, ठीक है, और सजावट उत्कृष्ट है। और विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों यानी यानी परपेट्स को अधिक अंकित किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, ई वाला इम्पोर्टेंट है, इमारतों में काले बेसाल्ट पत्थर का अधिक उपयोग किया गया है। यूपीएससी यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है। हम बताते चलते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि कुतुब शाही स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला दे देगा कि इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। दूसरा ये वाला एगो पूछ सकता है, या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि इमारतों में मीनारों के स्थान पर गुंबदों का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, मीनारों के स्थान पर गुंबदों का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि बल्कि क्या किया गया है, गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रहेगा कि गुंबदों के स्थान पर
गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। इस तरह दूसरा स्टेटमेंट भी घुमा सकता है, तीसरा स्टेटमेंट में भी घुमा सकता है। इमारतों की काले बेसाल्ट पत्थरों का अधिक उपयोग किया गया है, या फिर दूसरा कुछ पत्थर का नाम दे देगा। ठीक है। उसके बाद आगे यदि पढ़ना चाहते हैं तो गोलकुंडा किला के बारे में ये है, और चार मीनार किला क्या है, यहाँ इस सब के बारे में दिया गया है। ठीक है। चित्र भी बना हुआ है, हम प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो को, या फिर इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं। जो विजन आइस का क्या बोलते हैं साइट है, उससे आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं खाली। आज तो फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं ये सब भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब इसका क्वेश्चन जो बन सकता है वो कुतुब शाही राजवंश के बारे में, कुतुब शाही राजवंश के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। कुतुब शाही राजवंश के बारे में, कुतुब शाही राजवंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। राजवंश की स्थापना सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। राजवंश की स्थापना कौन की थी? सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, कुली कुतुब उल मुल्क, कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। ठीक है। और देखिए, यह किस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था? तो याद रखना है कि यह ब्राह्मणी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि इन्होंने क्या कौन शहर का स्थापना किया था? तो देखिए, इन्होंने प्रमुख शहरों को बसाया था, जैसे कि है मोहम्मदनगर, तो हैदराबाद। तो मोहम्मदनगर की स्थापना इन्होंने ही की थी, कुली कुतुब उल मुल्क ने ही की थी। ठीक है। उत्तरवर्ती काल में इस नगर का विकास तेजी से हुआ और पूर्व के शहरों में पूर्व के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद इस शहर के योजना का निर्माण और इसकी स्थापना का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। देखिए, इस सब का हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद भाषा से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और देखिए, लास्ट में जो स्टेटमेंट इसका और एक बन सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि इस क्या बोलते हैं कुतुब शाही राजवंश का अंत कैसे हो गया? तो याद रखना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगातार 6 माह तक गोलकुंडा किले पर घेराबंदी की थी। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, जो कट्टरवादी था थोड़ा सा। क्या बोलते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब ने 8 माह तक गोलकोंडा किले की घेराबंदी की थी। अंत में 1687 यानी 1687 में मुगलों ने किले पर हमला कर दिया और अंतिम सुल्तान को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कुतुब शाही राजवंश का अंत हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। मानसा मानगढ़ नरसंहार। मानगढ़ नरसंहार, तो इस सब के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना। देखिए, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हम पढ़ाएंगे वही जो आएगा। ठीक है। हालांकि याद रखना है। तो देखिए, वर्ष 1913 में राजस्थान के मानगढ़ यानी इसकी को बोलते हैं वांस वांसवाड़ा में एक वैवाहिक त्रिसदी घटित हुई थी। इस हिंसक घटना में अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासियों को और वनवासियों की हत्या कर दी थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो इस चीज में गुरु गोविंद सिंह का क्या योगदान था? तो इनका पहले जन्म तो थोड़ा बहुत याद रख लेना है कि गुरु गोविंद सिंह के उदयपुर, डूंगरपुर और वलसाड गुजरात के ईडर तथा मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे। उसके बाद है, इन्होंने कौन सा युद्ध किया है था, इस सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है वही सब बताते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद यहाँ पे। हम्म हम्म
इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह ने अपने समर्थकों से बंधुआ मजदूरी से इनकार करने और अधिकारों के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया था, यानी आह्वान किया था। ठीक है। हम्म। 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 ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि भीलों की स्थिति में सुधार के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन आंदोलन की शुरुआत की थी? भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1908 में हुई थी। कौन की थी? ना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। इस आंदोलन ने उन्होंने शाकाहारी भोजन करने और करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया था। ठीक है। शाकाहारी भोजन करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया था। हम्म। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में इम्पोर्टेंट यही वाला, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुजरात के लीवांडी के पास कोम्बोई में रह रहे थे। अपने जीवन का लास्ट समय जो इन्होंने बिताया वो गुजरात के लीवांडी के पास कोम्बोई में रह रहे थे, मतलब बिताया। और लास्ट में इनकी मृत्यु 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो है लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन के बारे में, लचित बोरफुकन याद रखना है। लचित बोरफुकन यही जो एक सेनापति थे जो मुगल शासक को कुल 17 बार पराजित किए थे, अकेले थे यही लोग, लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन। ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की कितना है 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव नई दिल्ली में बनाया गया, इसलिए ये न्यूज में आ गया। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया था। तो इनका जन्म देखिए, लचित ओके फ्रॉम, ये जन्म याद रखना नहीं है, ये सब पीसीएस वगैरह का क्वेश्चन है। इनकी 17वीं शताब्दी जो है अहोम सेनापति के सेनापति थे। 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। ये कौन थे ना? 17वीं शताब्दी में अहोम सेनापति सेना के सेनापति थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी। ठीक है। ये देख लेना है। देखिए, लचित लचित बोरफुकन ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट के युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। इस युद्ध में उन्होंने 1671 में मुगलों को पराजित किया था। ठीक है। 1671 में मुगलों को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। उसके बाद है मुगल के साथ युद्ध में बुकफोरन ने गुरिल्ला पद्धति, कौन सा पद्धति का युद्ध यूज किया था? गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। इसमें उनकी उनकी छोटी गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था, इतने याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए अहोम साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब दिया ही है। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे खुद से। आगे देखते हैं। सुर्खियों में रहे कलाकृति, यानी क्राफ्ट इन न्यूज। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियां जो है वो भेंट की हैं। पहला है पहाड़ी लघु चित्रकला, इसी को बोलते हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली या फिर पहाड़ी लघु चित्रकला, कांगड़ा शैली या फिर पहाड़ी लघु चित्रकला। तो देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रकला की एक शैली है। क्या है? लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रकला की एक शैली है। यह भारत में हिमालय की तिलहट्टी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित
हुई है। कहाँ पे हुई है विकसित? हिमालय की तिलहट्टी स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। हम्म, कागटा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक काव्यात्मक और काव्या कांगड़ा शैली जो है, या फिर लघु पहाड़ी सॉरी पहाड़ी लघु चित्रकला जो है, वो सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली में से एक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। हम्म, इस तरह का स्टेटमेंट पूछ सकता है, बाकी सब ये सब देख लेना, ठीक है। अगला है माता नी पछड़ी पछेड़ी। माता नी पछेड़ी का शब्दार्थिक अर्थ होता है मातृ देवी के पीछे, मातृ देवी के पीछे। हम्म, देखिए यहाँ पे उसके बाद ई वाला है माता नी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। क्यों कहा जाता है पता चल गया। साथ ही इसमें चित्रकारी एक ही विधि अर्थात बांस से बनी हुई कलम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पित्रा चित्रकला। तो देखिए पित्रा चित्रकला का इतिहास पुराना है, इसे पढ़ लेना है। हम्म, पित्रा चित्रकला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले रवाठा सॉरी राठवा राठवा भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्र को देखने से मिलती है। चित्र का दिखने को मिलती है। याद रखना है एक पिथोरा चित्रकला एक शैली से अधिक अनुष्ठान है। पिथोरा चित्रकला एक शैली से अधिक एक अनुष्ठान है, ठीक है। पिथोरा चित्रकला में सात घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। पिथोरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। हम्म, अगला देखते हैं यहाँ। वहीं आ सकता है, पढ़ लेना है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। क्या है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए यह क्यों चर्चा में है। तो वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों या संगठनों को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, या फिर प्रदान करता है, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक को एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद और टॉपिक नहीं है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, और जो जो हम बताएं अभी वो सब याद पूरा रट के खा जाना। पढ़ना सब कुछ है, रटना हम जो बताएं वही सब है। माइंड में याद रखना है सब कुछ, कि अगर यदि आ जाए मिस्टेक से क्वेश्चन तो फिर छूटे ना, और हम जो बताएं वो सब रट लेना है कि ये सब से आना आना ही है। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा चांस है।